गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने निवेदन किया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या है आज के ज़माने में। हम जिनसे भी बात करते हैं किसी भी काम के लिए या किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए, तो सबका एक ही कहना रहता है कि सब समय नहीं, समय की व्यस्तता ज़्यादा है, समय निकाल नहीं पाते हैं, और जिन चीज़ों को महत्व का समझते भी हैं उनके लिए भी वो समय नहीं निकाल पाते। हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम, बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, बहुत सारे महत्वपूर्ण इवेंट इसीलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास उनको करने के लिए जितना पर्याप्त समय चाहिए वो समय नहीं। ऐसा नहीं है कि समय का कोई व्यवस्था के अंदर कोई बात हो। परमात्मा ने 24 घंटे का समय हर एक को दिया है। हर रोज सुबह हमें 86,400 सेकंड का समय मिलता है, और रोज रात को सोने से जब हमारा टाइम खत्म हो रहा होता है तो समय ले लिया जाता है। समय उतना ही है, लेकिन इसी महत्वपूर्ण समय के अंदर लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम कर लेते हैं, और कुछ सामान्य क्रम में लोग उसकी अव्यवस्था का रोक रहते हैं। तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि हम अपने महत्वपूर्ण इवेंट्स को, जिन महत्वपूर्ण चीज़ों को, दायित्वों को नहीं निभा पाते हैं समय के अभाव के कारण, ये समय को पर्याप्त समय ना मिल पाने के कारण। तो इसमें अगर हम दृष्टि से देखें तो 24 घंटे का समय तो हमें सबको मिला हुआ है। फिर कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं सफल हो पाते हैं, तो उसमें शायद एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है कि उस समय का प्रबंधन नहीं कर पाते, समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं। किस तरह से हम उस समय का मैनेज कर सकें और अपने जीवन को व्यवस्थित करके हम वो सब आनंद ले सके जैसे लोग ले सके। मैं जब इस विषय पे कुछ समझने का प्रयास कर रहा था, तो मुझे बड़ी एक महत्वपूर्ण घटना मेरे सामने आई कि महात्मा गांधी को गीता के 700 श्लोक याद थे। तो मुझे लगा कि वो इतने सारे इवेंट्स में भाग ले रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग ले रहे थे, दूसरे काम कर रहे थे, तब उन्हें कैसे समय मिल गया। तो बताया गया कि वो जब ब्रश करते थे, ब्रश तो नहीं करते थे, नीम की टहनी को तोड़ करके उसको दातुन करते थे चलते हुए दांतों से, तो वो करते थे। उस समय में वो एक श्लोक याद कर लिया करते, और उस तरह से उन्होंने अपने जीवन को, समय को व्यवस्थित किया और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल कर लिया। और ऐसे अनेकों उदाहरण है आपके सामने पास पे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जिन्होंने अपने समय को व्यवस्थित किया और बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो समय सबके पास बराबर है, हम उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। इस अव्यवस्था के कारण हमारे जीवन में तनाव है, अव्यवस्था है, डिप्रेशन है, और जो कुछ भी आप कह सकते हैं वो इसी वजह से। तो हम अपने समय का प्रबंधन कर सकें, और वो क्या क्या तकनीक हो सकती हैं, और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, कहाँ से हम अपने आप को सोच सकें। प्रोक्रास्टिनेशन आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है। उन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल स्पीकर प्रोफेसर मनोज शर्मा जी हैं। आप परिचय की दृष्टि से तो आपको उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लगातार उनको देखते रहे हैं। वो हमारे बीच में मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में आते रहे हैं, और पीछे भी 2-3 उन्होंने हमारे बड़े महत्वपूर्ण वेबिनार्स पे को एड्रेस किया है। और बेसिकली वो साइंस ग्रेजुएट थे, और फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और एमबीए के अंदर किया। 1987 में वो देना बैंक से जुड़े, और वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में जुड़े। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर वो प्रोबेशनरी ऑफिसर रहे, और यात्रा चलते चलते फिर वो स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक मल्टीनेशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही है, उसके अंदर जनरल मैनेजर बैंकिंग एंड फाइनेंस में रहे। फिर बेनेट यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेटर नोएडा में वो एमबीए के प्रोग्राम लीड रहे हैं। 2013 से फिर उन्होंने इंडिविजुअल रूप में अपने आप को ट्रेनिंग कंसल्टेंट के रूप में स्वतंत्र कर लिया, और स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर पब्लिक और प्राइवेट बैंकिंग के अंदर वो उनके पैनल लिस्ट में है। बहुत सारे कॉर्पोरेट के अंदर, बिजनेस स्कूल्स के अंदर वो विजिटिंग फैकल्टी के रूप में पैनल पे है। ये उनका भौतिक परिचय होगी, लेकिन बेसिकली मेरा जो उनको समझने का है, वो इज ए स्पिरिचुअल मैन। वो आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन में पूरी तरह से जीते हैं, और उसी सूत्र के आधार पर उन्होंने बहुत सारे वेबिनार्स को एड्रेस किया, बहुत सारे लोगों को एड्रेस किया है, बड़े पॉपुलर टॉपिक्स पे किया। जीवन की व्यवस्था उनका जो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, गीता के माध्यम से है ना, पातंजलि के सूत्रों के माध्यम से, वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। माइंड योर माइंड उनका एक बड़ा लोकप्रिय एक उनका वो है, जो उनके हमेशा डिमांड में रहते हैं। ऐसे पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट और से लेकर के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें प्रोफेशनल एक्सेलेंस, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स पे लगातार उनकी डिमांड बनी रहती है समाज के बीच। ऐसी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी हमारे बीच में है। आप परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनका जो विचार क्रांति अभियान है, थॉट रिवॉल्यूशंस है, उसको वो एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं और एक सामाजिक जिम्मेदारी मानते हैं, और इसीलिए उस विषय पर निरंतर काम कर रहे हैं। उनके विचारों के अंदर उनका खुद का मानना है
कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के और उनके सूत्रों का मेरे जीवन के अंदर बहुत, व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन के में प्रतिपादन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी जिसमें से बहुत सारे लोग आप परिचित हैं, यहाँ पे जो इस वेबिनार के अंदर जो लोग भाग लेते रहे वो लोग भी, और बहुत सारे लोग आपसे आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनसे परिचित हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी की तरफ से प्रोफेसर मनोज शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आएँ और हमारा विषय पर मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रोफेसर मनोज शर्मा जी, प्लीज। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका आभार। सबसे बड़ी जो बात है वो, जब कोई अग्रज आपके विषय में ऐसे करुणापूर्ण शब्दों का प्रयोग करे तो प्रोत्साहन अपने आप ही मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके प्रोत्साहन के लिए। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में 86वें इस सत्संग में उपस्थित सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। विषय के बारे में हम सभी परिचित हो चुके हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू टाइम मैनेजमेंट, यानी तनाव प्रबंधन समय प्रबंधन से। उत्सुकता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो हम चर्चा करेंगे कि तनाव क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसके तनाव होने के क्या कारण हैं और उनका निवारण कैसे किया जाए। काल, समय क्या है, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज द वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ टाइम तो हम समझते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम समय को वैल्यू कैसे दें, समय क्यों महत्वपूर्ण है, कार्य क्या है, काल और कार्य में समन्वय, टाइम और वर्क में कोऑर्डिनेशन। तो इन विषयों के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तनाव समझने से पहले हम ये जानने की चेष्टा करते हैं कि वास्तव में एक हेल्दी इंडिविजुअल कौन है, हु इज एन हेल्दी इंडिविजुअल। सो यदि हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के परिभाषा के अनुसार भी और हमारी अपनी सांस्कृतिक परिभाषा के अनुसार भी एक हेल्दी इंडिविजुअल वह है जो शारीरिक रूप से सक्षम है, फिजिकली फिट है, मेंटली स्ट्रॉन्ग, मानसिक रूप से सशक्त और स्पिरिचुअली एलिवेटेड, स्पिरिचुअल रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्नत है। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति ही अपने और समाज के साथ अपने इमोशंस को, अपने संवेदनाओं को जोड़ सकता है, व्यक्त कर सकता है और उनके बीच में आदान प्रदान कर सकता है। तो आज का जो विषय है तनाव से संबंधित है, तो उसका उसका जो मुख्य केंद्र है वो मानसिक है। मन से सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं और मन ही हमारी पूरे कार्यक्रम का केंद्र रहता है। तो आइए थोड़ा सा मन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मन को परिभाषित करते हैं कि हमारा मन क्या है और वो किस तरीके से गतिशील रहता है, किस तरीके से मूवमेंट करता है। हमारा मन जो है, सर एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें, कहीं से साउंड आ रहा है, तो प्लीज सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। तो हमारा मन को हम परिभाषित करते हैं। मन क्या है? मन कोई ऐसा अंग नहीं है जिसे हम देख सकें। तो हम आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर की तरह से नहीं है, या हमारे आंतरिक अंगों की तरह अगर हम देखें कि हमारा पेनक्रियास या हमारा लीवर, हार्ट, जो अंदर हम आंतरिक अंग है, वैसा भी कुछ मन नहीं है। मन वास्तव में क्या है? मन एक्चुअली हमारा इसे फ्लो, इट इज ए process that regulates the flow of energy and information। सूचनाओं के और ऊर्जा के आदान प्रदान का एक माध्यम है, एक प्रोसेस है। और ये कैसे गतिशील होता है, कैसे क्रिया करता है, कैसे ये मूवमेंट करता है, तो हमारे शास्त्रों में मन की 3 गति बताई गई है। मन के तीन मूवमेंट हैं। पहला मूवमेंट है मूवमेंट इन द अमंग द ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारा मन जो है वो ऑडिकार और घड़ियों के बीच में जैसे घूमता रहता है, तो इससे मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, दैट इज वन मूवमेंट। सेकंड जो मूवमेंट है वो है स्पेस,
यानी कि मैं आज अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली में हूं और यहीं बैठे बैठे ही मैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर या मैं क्या कहते हैं दर सलाम, कहीं पर भी मैं यहाँ से बैठे बैठे मूव कर सकता हूँ। तो ये मूवमेंट इन स्पेस है। और मेरा जो मन है वो काल यानी समय के बीच में मूवमेंट करता रहता है। मूवमेंट इन टाइम मीन्स द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ट्रेवल करता रहता है। तो आज का जो विषय है वो तनाव और समय से संबंधित है। तो हम आज मूवमेंट ऑफ माइंड के मूवमेंट इन टाइम के बारे में ही बात करेंगे। Movement in time is basically a present, past, and future. The movement in present, past, and future. So when my mind move in the past orientation of mind with a sense of joylessness, यानी आनंद विहीनता के साथ में जब मैं अपने भूतकाल में विचरण करता हूं, अपने पास्ट को देखता हूं और उसमें मुझे कुछ आनंद नहीं मिलता, या मैं इतना जॉयलेस हूं कि मुझे कोई भी ऐसी स्मृति नहीं है कि मैं अपने पास्ट में, तो ये जो मूवमेंट है मेरा, ये मुझे डिप्रेशन देता है। I repeat again, the past orientation of my mind with a sense of joylessness gives me depression. Similarly, when I am in the present orientation of my mind with the sense of disconnectedness gives me loneliness, अकेलापन महसूस करता हूं। और future orientation of my mind with the sense of cheerlessness, उत्साहहीनता के साथ जब मैं अपने भविष्य को देखता हूं तो ये मुझे एंजाइटी पैदा करता है। तो ये जो तीनों जो एस्पेक्ट मेरे इसमें आते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि मैं विद द सेंस ऑफ अचीवमेंट, मैं अपनी जिंदगी के अंदर उस पथ पर बढ़ता रहता हूं कि मुझे आगे बढ़ना है। और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है मुझे ऑलवेज गिव्स डिस्टिंक्शन बिटवीन फेलियर, सक्सेस, कंपटीशन, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन। तो यहां पर मन जो है वो परेशान है, डिप्रेस्ड है, लोनली फील करता है और एंजाइटी में रहता है, बिकॉज आई एम ऑलवेज ट्रेवल विद द सेंस ऑफ अचीवमेंट। सो जैसे हम अंधकार को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अंधकार को परिभाषित करते हैं हम एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव है। इसी तरीके से यदि आप इन तीनों कारणों की खोज करें तो देखेंगे व्हाट इज जॉयलेसनेस। Joylessness is actually the absence of joyfulness. Cheerlessness is actually the absence of cheerfulness. And loneliness is again a absence of connectedness. Because loneliness creates from the disconnectedness, and if I replace it with connectedness, then definitely I will not be lonely. तो जब मैं सेंस ऑफ अचीवमेंट से हटके फुलफिलमेंट की तरफ चलने की कोशिश करता हूं, यानी अपने आप को पूर्णता की तरफ ले जाता हूं, या मैं अपने आध्यात्मिक उन्नति की तरफ चलने की कोशिश करता हूं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते के भाव से जब मैं अग्रसर होता हूं, तो मैं इन तीनों चीजों को उस तरह से मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूं। जॉयफुलनेस से जॉयलेसनेस को रिप्लेस कर सकता हूं, चीयरफुलनेस से चीयरलेसनेस को, और लोनलीनेस के लिए मैं कनेक्टेड रह सकता हूं और मैं अकेलापन मैं दूर कर सकता हूं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि गीता में केशव ने अर्जुन से कहा कि अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है, अव्यक्त निधना अन्य तत्र का परिवेदना। भूत जो चला गया, भविष्य अनजान है, अनिश्चित है, हम उसकी बात क्या करें, जो वर्तमान है वही सत्य है। परंतु यहाँ पर कृष्ण की इस बात के अंदर भी जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में भी मैं डिसकनेक्टेड और लोनलीनेस महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब कहीं कुछ और भी चाहिए मुझे, राइट। प्रेजेंट सब कुछ है, पावर ऑफ नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस नाउ के अंदर भी ये क्या हो रहा है, क्यों मैं डिसकनेक्टेड महसूस कर रहा हूँ। तो अभी जितना भी हमारे पास जो साहित्य उपलब्ध है, जो वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड्स के अलावा या जो हमारे पास साइंटिफिक डिस्कवरीज अवेलेबल हैं,
हमें ये उनसे ये मालूम चलता है कि 95% और यू कैन से 98% जितनी भी डिजीजेज हैं दे आर ऑल साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक मीन्स मनोभौतिक, मनोभौतिक यानी कि मनोदैहिक रादर। जो पहले बीमारी जो है वो मन में पैदा होती है, किस लिए पैदा होती है? इन तीनों कारणों से, और उसके बाद वो शरीर पर प्रकट होती है। तो स्ट्रेस क्या है, इसको परिभाषित करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो तीन सिचुएशन है ये किस तरीके से मुझे एक सिंड्रोम पैदा हो जाता है मेरे शरीर में, मन मस्तिष्क में, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। दिस फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम एक ग्रीस के एक दार्शनिक हैं एपिक्टेटस, उन्होंने कहा है कि मैन आर डिस्टर्ब नॉट बाय द थिंग्स दैट हैपन बट बाय देयर ओपिनियन ऑफ द थिंग्स दैट हैपन। यानी घटना से हम उतने प्रभावित नहीं होते या उतने डिस्टर्ब नहीं होते जितना उस घटनाक्रम को वैल्यू देने से होते हैं। घटनाक्रम को हम किस तरीके से देख रहे हैं और अपने ओपिनियन कैसे बना रहे हैं, उस घटनाक्रम से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं। और ये जो वैल्यू देना है, वैल्यू सिस्टम है, हम कैसे उस घटनाक्रम को देखते हैं, ये हमारे वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए ये सिचुएशन जो थ्रेटनिंग होती है, जब हमारे सामने आती है कोई भी सिचुएशन है, तो वो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी से दो तरह के एंडोक्राइन सिस्टम से दो तरीके के हार्मोन स्रावित होते हैं। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल, जो हमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा लूप क्रिएट करता है कि हम उस स्थिति से या तो लड़ने के लिए तैयार होते हैं या भागने के लिए तैयार होते हैं। तो हिंदी में कहते हैं उसको कि हिंदी में एक ही शब्द यूज करते हैं हम, भाग लो। भाग लो मतलब either you participate or you run away. So whether it is a situation in the field, in the sports, it is in the classroom or in the home or at the home or on the family or at the workplace, the situation is fight or flight. So anxiety basically क्या है? Anxiety जो है वो ऐसी सिचुएशन में जब हमें इसको क्रिएट करती है तो हमारे अंदर जो है ये जो पैदा होता है भाव से हमारी बीट्स बढ़ जाती हैं, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, ब्रीदिंग फास्ट होने लगती है और कैलोरीज बर्न होने लगती हैं और हम या तो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं या फ्लाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन का कॉज क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड द कॉज. The cause is basically when our mind meets with the external situation. The mind is actually agitating mind, which with the wrong attitude, incorrect understanding of the external situation, wrongful thinking, lack of inner strength, and materialistic approach. तो ये external situation और हमारा agitating mind जब मिलता है तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस. सो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस जो क्रिएट होते हैं उसकी वजह से हमें स्ट्रेस पैदा होता है. नाउ हियर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नेगेटिव हेल्दी ऑल नेगेटिव इमोशंस आर नॉट हेल्दी, because when you are working on a project, when you are preparing for the exams और when you are preparing for any work, तो आप उस वक्त यदि उसके flip side of that project if you are analyzing, so आप उस समय या जैसे हम फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर सेंसिटिविटी एनालिसिस का यूज करते हैं कि अगर हमारी कॉस्ट 10% बढ़ गई या हमारा जो इनकम है वो 10% कम हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे या किसको कैसे एब्जॉर्ब करेंगे. तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. These are the emotions. These are emotions, of course, negative emotions, but these are healthy in the sense that we accept those emotions. It becomes logical. They are consistent with the reality, and we are flexible with them. So they are not creating stress to us.
Rather, and if at all they are creating a stress, that stress is very helpful. We'll see in the subsequent slide. So these unhealthy negative emotions of anxiety, worry, uncertainty, fear, despair, jealousy, depression, loneliness, what we have seen in the previous slide, actually from where they are coming. They are coming from the health disorder, maybe chronic diseases, family problems, kids, spouse, work-related problems, workload, promotion, boss, colleagues, deadlines and targets, financial conditions, and relationships. All these factors when they are creating the unhealthy negative emotions, that gives me stress. तो वर्क रिलेटेड अनहेल्दी इमोशंस कैसे हो सकता है? सो स्ट्रेस जब अनहेल्दी इमोशंस आते हैं तो हेल्दी दिस स्ट्रेस एक प्रेशर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है. दैट रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर हम कहें कि बॉस ने कुछ काम दिया एंड आई डू नॉट वांट टू डू, सो दैट इज ए रेजिस्टेंस एंड दैट क्रिएट द स्ट्रेस. एंड another situation you can analyze, then when boss gave the work and I don't care, and there is no stress because I'm not looking at that, but I'm not giving any value to that particular incident, so there is no stress. So stress क्या है? Stress एक रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन ऑफ थ्रेट. जैसा हमने ऊपर भी देखा कि फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन हो जाती है. बेसिक थ्रेट and which is perceived inability to cope. So we feel that the situation is so grave that even my resources are not sufficient to meet the outcome. And the non-specific response of the body under unwanted situation, it causes fear, anxiety, surging heart rate and blood pressure, fast breathing, tensions, and it is also defined as a gap between expectation and delivery. What you want to achieve, but unable to achieve. Stress is always not harmful. Sometimes it is useful as well. We must understand this, that stress is life. Without stress, there is no life. No promotion, no growth without stress. And moreover, we born out of the stress. It is the stress of my mother that day when I born gives me life. जो अंडे से जिन जीवों की उत्पत्ति होती है, उनमें जब चूजा जब अंदर से उस अंडे को तोड़ता है आउट ऑफ स्ट्रेस, तो जीवन शुरू होता है. और जब उसी अंडे को आप किसी सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे तोड़ते हैं, तो वहां पर जीवन समाप्त हो जाता है. तो वी ग्रो विद द स्ट्रेस बिकॉज मुझे प्रेशर नहीं है, मुझे काम का प्रेशर नहीं है, या मुझे एग्जाम में पढ़ने का प्रेशर नहीं है, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं है, तो क्या होने वाला है? तो मैं अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति अपने आप को तैयार या प्रोत्साहित नहीं करने वाला हूं. तो इट इज बैड इज द स्ट्रेन which gives me a suppression देता है, या एंजाइटी डिप्रेशन देता है. that is unhealthy, negative emotions are bad. So there are two types. One is eustress. Eustress is positive stress, that is good stress, and this is generally the students are facing at the time or in the night of the examination. It is that stress, and they when they prepare hard for their examination, they got the highest marks. Of course, distress, which is negative, harmful, and this distress is popularly known as stress. Effective stress management includes the knowledge of the body reaction to the perceived distress, knowledge of mental, physical, emotional, and spiritual factors associated with the stress. It is a regular practice of relaxation and techniques. Yes, we are using daily, day in and day out. Lot of seminars, lot of webinars, lot of videos are available on Google. And periodic evaluation of effectiveness of your coping skills and relaxation techniques. So yoga and other physical exercises.
Now, our topic is what we are talking about today is the stress management through time management. So one of the important stress coping mechanism which I consider is focusing on the time management skills. Now, what are the time management skills? So I'm not going to discuss anything like to-do list or do take some other instruments or apparatus or so many other techniques. To my mind, the time management skill towards stress management is nothing but the self-management. I'm taking a pause here. Just think on this, how we have to proceed further for this topic of stress management through time management. So before we start the topic, let us understand where are we. So where you are. मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप इस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कहां पाते हैं, परंतु ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप इस वेबिनार को किस मंतव्य से या किस जिज्ञासा से या किस ऑब्जेक्टिव से अटेंड कर रहे हैं। 20% लोगों को लगता है कि उनके पास समय की कमी है और वे इतने चिंतित रहते हैं, इतना महसूस करते हैं इस समय की कमी को कि वे खुद ही समय प्रबंधन में सुधार करने के बहुत सारे तरीकों को ढूंढ लेते हैं, अपने आप ही वो ढूंढ लेते हैं और अपना समय मैनेज कर लेते हैं। 10% लोग को लगता है कि उनके पास समय की कमी है, वे इसे महसूस करते हैं और मदद पाने और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे कैसे अपने समय का प्रबंधन करके सुधार कर सकते हैं। वहीं पर लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनके पास समय की कमी नहीं है, हालांकि वो मेरे जैसे वक्ताओं के सेमिनार सुनने में कोई आपत्ति नहीं जताते। उन्हें अच्छा लगता है लोगों को सुनना, वेबिनार्स अटेंड करना, टाइम मैनेजमेंट पे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना, और उसके बाद वो बड़ी शालीनता के साथ उन वक्ताओं को ये बता देते हैं कि आपने जो कुछ बताया है वो बहुत ही अव्यावहारिक है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितनी भी टेक्निक्स आपने मुझे बताई हैं इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने बहुत कुछ किया और आज तक मैं उनको कभी यूज नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैंने अपने आज के इस टॉपिक के अंदर किसी टेक्निक को नहीं लिया है जिससे कि मुझे बाद में यह ना आभास हो कि यह अव्यावहारिक है। तो हम समय को परिभाषित करते हैं। समय क्या है? अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, टाइम इज ए कंटिन्यूम इन विच इवेंट्स सक्सीड वन अनदर फ्रॉम पास्ट थ्रू प्रेजेंट टू फ्यूचर। यानी एक सतत गति है, सतत मूवमेंट है, कंटिन्यूअस मूवमेंट है इवेंट्स का जो होता जा रहा है। और इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं कि कैसे हम इसको आइए समय की इस कीमत को समझते हैं, वैल्यू को समझते हैं। और एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखते हैं। वीडियो विजिबल है? No, sir. Only sound is.
Now it is. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के बाद में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आपके रेस्पॉन्सेस चाहता हूं, परंतु जरूरी नहीं है कि आप मुझे जवाब दें। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप उन जवाबों को चैट बॉक्स में लिखें, परंतु आप अपने आप से जरूर पूछें और अपने एक पेपर पे जरूर लिखें। तो समय को हम महत्व देना कैसे सीखते हैं? समय का क्या महत्व, समय का महत्व तो हमने जान लिया, समय को तो, लेकिन हाउ टू, समय को महत्व कैसे दें? लर्निंग टू वैल्यू द टाइम। ये गीता का श्लोक है जिसमें योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि असुरों में मैं प्रहलाद हूं और दमनकर्ताओं में मैं काल हूं। मतलब योगेश्वर कृष्ण जो परमात्मा सर्वोपरि है, वो स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं काल हूं, मैं टाइम हूं। सो हम कहते हैं कि टाइम इज मनी। क्या समय पैसे से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? जहां पर आपकी समय की आवश्यकता है, क्या वहां पर आपका पैसा उसको, उसकी भरपाई कर सकता है? एक कंसल्टेंट थे, वो 5,000 रुपये 1 घंटे का लेते हैं। उनके एक दिन वो शाम को जब घर पहुंचे तो उनके बच्चे ने उनसे कहा कि पापा मुझे 500 रुपये चाहिए। तो वो बच्चे पे एकदम गर्म हो गए, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? 500 रुपये क्यों चाहिए तुम्हें, करना क्या है तुम्हें? बच्चा चुपचाप चला गया, अपने कमरे में जाके लेट गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में उनको ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे ने पैसा क्यों मांगा था। लेट मी एनालाइज, लेट मी फाइंड आउट व्हाई ही वांटेड मनी। तो वो बच्चे के पास जाते हैं, प्यार से उसको पूछते हैं कि बेटे तुम्हें 500 रुपये क्यों चाहिए थे? बेटे ने कहा कि डैडी मुझे पता चला है कि आप 5,000 रुपये 1 घंटे के चार्ज करते हैं और मुझे आपका कुछ समय चाहिए था और मैंने 4,500 रुपये इकट्ठे कर लिए थे, 500 रुपये की कमी थी। तो मुझे लगा कि भाई आप मुझे जो है 500 रुपये दे देंगे तो मैं आपका 1 घंटा आपके साथ बिता सकूंगा। सो महत्व क्या है समय का, इसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य कहते हैं, आयुष है क्षण एकोपिने लभ्य है स्वर्ण कोटि भी। रेस्पेक्टिंग द वैल्यूइंग योर टाइम इज द फॉरमोस्ट स्टेप। 1 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं से भी एक क्षण नहीं खरीदा जा सकता। और ये
सुभाषितानी का एक सूत्र है जो विदुर नीति और चाणक्य नीति दोनों में से मिलता है। महाभारत के स्त्री पर्व में इसका जिक्र होता है, जिसमें कहा गया है कि काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, सभी को संहार भी करता है, और सब सो जाते हैं तब भी जागता रहता है। काल को कोई जीत नहीं सकता, समय बड़ा बलवान है। तो हम समय को किस तरीके से वैल्यू देते हैं, ये हमें सबसे पहले सीखना है। किसी भी टेक्निक में जाने से पहले हमें ये समझना है, लर्निंग टू वैल्यू टाइम। अब मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि योगेश्वर कृष्ण आपके ऊपर बहुत मेहरबान हैं और उन्होंने आपके साथ यह फेवर किया है कि आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है। पूरे कायनात को उन्होंने 24 घंटे दिए हैं, लेकिन आपको एक 7 बजे सुबह 8 बजे सुबह का 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया, यानी कि आज आपके पास 25 घंटे हैं। अपने पेपर पे नोट करिए आप कि आप उस घंटे में क्या कार्य करेंगे। मुझे मत बताइए, चैट बॉक्स में भी नहीं लिखना है आपको, बस आपको अपने आप को बताना है कि आप उस अधिक 1 घंटे में क्या करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न, यदि आपसे 1 घंटा ले लिया जाए, वही 1 घंटा, यानी कि आज आपके पास सिर्फ 23 घंटे हैं, 7 बजे से 8 बजे के बीच का जो स्लॉट है वो आपके पास नहीं है, तो आप कौन सा काम छोड़ेंगे? ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं करेंगे? और तीसरा प्रश्न है कि कार्य करने में आपकी प्रेफरेंस क्या है? आप वो कार्य करना पसंद करते हैं जो आपको प्यारे हैं, जो आपको प्रिय हैं, या वो कार्य करना पसंद करते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है? ये तीनों प्रश्न आप अपने आप से करिए और अपने आप नोट करिए। कुछ स्वयं सिद्ध कहावतें हैं समय के बारे में, उनके ऊपर हम बात करते हैं। टाइम इज पेरिशेबल, यस, हमने स्लाइड में भी देखा, उस वीडियो में भी देखा कि टाइम जो है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इट इज पेरिशेबल, इट कैन नॉट बी सेव्ड, इट कैन नॉट बी carry forward, and moreover we can only spend. It is indispensable, yes, टाइम इंडिस्पेंसेबल है क्योंकि हर काम को करने के लिए हमें समय चाहिए। टाइम इज इरिप्लेसेबल, टाइम किसी चीज, क्योंकि जो हमें समय चाहिए तो वो किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एंड इट इज एसेंशियल फॉर द अकम्प्लिशमेंट, हमें अपने सभी गोल्स पूरे करने के लिए हमें समय चाहिए ही चाहिए। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अचीवमेंट और फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ एवरी गोल। सो टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट की जो डेफिनेशंस जो जनरली हमें बताई गई हैं या हमने अनुभव से सीखी हैं, टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आवर थिंग्स एंड प्लानिंग आवर डे टू डे शेड्यूल and divide our time for various activities. Time management involves using our hours in day to our full advantage. It gets more work done in less time, makes you more responsible, and increases productivity. It helps us prioritize our task and ensure us enough time to complete it with quality of our work, increases and complete ahead of time. So planning and goal setting, managing yourself, dealing with other people, and your time. So these 4 are very important to get the result. So therefore time is uncontrollable, as we have seen. हर एक के हिस्से में 24 घंटे आए हैं, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे रशिया के राष्ट्रपति हों, या इंडिया के प्रधानमंत्री हों, मैं, आप, या मेरी सोसाइटी के बाहर खड़ा हुआ आर्म गार्ड, उसके पास, सबके पास 24 घंटे हैं। सो टाइम इज ऑलरेडी मैनेज्ड बाय द लॉर्ड। सबके हिस्से में 24 घंटे आए हैं। Is uncontrollable, unsurmountable, we cannot manage it. Only thing what we can do with the given time, we can manage ourselves.
we can manage our things, we can manage our task, we can manage our priorities within the given time. And therefore, time management is essentially a self-management. You may delay, but time will not. Benjamin Franklin. Until you value yourself, you will not value your time. You will, until you value your time, you will not do anything with it. Scott Peck. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट और बेसिकली द मैनेज और सेल्फ मैनेजमेंट इन. सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी. ये श्लोक भी गीता का ही है. श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम. अर्थात जिनकी बुद्धि दृढ़ है, निश्चित है, फोकस्ड है, वो लोग अपने कार्य को भली भांति कर लेते हैं. क्लियरर अबाउट देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आचार्य द्रोण ने जब अपने शिष्य अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने बताया कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. तो द्रोणाचार्य ने दोबारा पूछा कि और क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है. बस सो फोकस्ड. यानी उसको ये भी डर नहीं लगा उस वक्त कि अगर मैंने ये नहीं कहा कि गुरुदेव आप दिखाई दे रहे हैं तो गुरुदेव नाराज हो जाएंगे. आप अक्सर सोच सकते हैं कि जब हमारा मन चंचल होता है और हमारा मन जो है वो फोकस्ड नहीं होता, तो हम इधर उधर की बातें करते हैं. गुरुदेव आप दिखाई दे रहे हैं और आप ही तो मुझे बताएंगे तीर कहाँ मारना है, तो हम जो है काम छोड़ के फ्लैटरिंग करने में लग जाते हैं. तो क्या अर्जुन ने क्या बताया कि मुझे सिर्फ फोकस. सो फोकस्ड है हम, तभी हम, तो हमारा जो गोल होना चाहिए वो स्मार्ट गोल होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ, मेजरेबल, अचीवेबल, relevant for the business according to the business strategy, and time bound with an operational schedule. So इस स्मार्ट गोल और गोल सेटिंग के ऊपर एक पूरा का पूरा वेबिनार अलग से किया जा सकता है, तो इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा और टच नहीं करूंगा, क्योंकि वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट. सो हमारी जो सबसे पहला लेसन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या है, कि हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऐसे नो फेयर विंड ब्लोज फॉर ए शिप दैट हैज नो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. यदि हमें अपने गंतव्य का ही पता नहीं है, तो कितनी भी अच्छी हवा चल रही हो, कितनी फेयर हमारी व्यवस्थाएं हों, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे. The second principle of time management is principle of priorities. Priorities हमें फिक्स करनी है, हमें अपनी प्रायोरिटीज को शेड्यूल करना है, ना कि शेड्यूल योर प्रायोरिटीज एज अपोज टू प्रायोरिटाइजिंग योर शेड्यूल. तो थे एक फिलोसोफर हैं जर्मन के, उन्होंने बहुत ही एक शानदार सलाह दी है कि जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन्हें कभी भी उन चीजों की दया पर नहीं होना चाहिए जो कम मायने रखती हैं. एक बहुत ही प्रसिद्ध जार और पेबल्स की एक स्टोरी है, उसको भी हम देखते हैं कि
तो यहाँ से हम अपने प्रेजेंटेशन में आगे चलते हैं। Okay, when it comes to time management, we all have the same amount of time. This is our time. And if we fill it up with all the little stuff that we have that we want to do, this तो अपनी जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको फिक्स करने के लिए हमारे पास जो एक और प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ पैरेटो प्रिंसिपल, जो ये बताता है कि 20% 80% कार्य 20% चीजों से पूरा हो जाता है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स ब्रिंग इन 80% ऑफ द प्रॉफिट। 20% of the book contains 80% of the contents. 20% of the people will give 80% of the money in case of donations. Leadership की बात करें तो 20% of the people will make 80% of the decisions. पिकनिक पे जब हम जाते हैं तो 20% of the people will eat 80% of the food. So this is a very, very important principle, 80-20 rule, 80-20 principle. हम अपने कामों में, अपने कार्यों में, अपने समय के जब भी हम विभाजन करें तो हम
देख सकते हैं कि 20% काम के समय में हम कितना अधिक से अधिक 80% तक काम किस तरह से ले सकते हैं। तो किस तरह से ले सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपना प्रबंधन किस तरीके से करेंगे। प्रायोरिटी के साथ साथ हमें पोस्टीरियोरिटी के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोस्टीरियोरिटी? The principle of posteriority says that before you start something new, you must discontinue something old. Why I want to discontinue something old? क्योंकि अगर मैंने अपना जो कार्य पहले से कर रहा हूं, क्योंकि मनुष्य जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक्चुअली अपनी आदतों का पुतला है। तो जब भी मैं इसको करना शुरू करूंगा तो क्या होगा, जब भी मैं अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ूंगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली किसी दिन वो मुझे फिर, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस मेरे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल है, तो हम अपने सबकॉन्शियस को, क्योंकि वो आदतें नहीं जा रही हैं, इसलिए अगर मैं पोस्टीरियोरिटी के प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, पुराना काम करना नहीं छोड़ूंगा, तो किसी दिन मेरा वो पुराना काम फिर दोबारा से मेरे नए काम पर हावी हो जाएगा, मेरी नई आदत को दबा सकता है। So this is very important, that by prioritizing the things, I have to do that, and simultaneously I have to follow the principle of posteriority. And the next principle is the law of sequentiality. जैसा कि हमने पहले भी पिछली स्लाइड में भी देखा था कि हमारा काम जो है वो एक निरंतर पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर में बह रहा है, समय निरंतर बह रहा है। तो हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में के को हम जैसे करते चले जाएंगे, ABCDEF यानी कि पर्ट एनालिसिस है या दूसरे जो हमारे मेथड्स हैं, यदि हम उनको यूज करते हैं अपने एनालाइज करने में, तो उससे क्या होता है कि हम एक सीक्वेंस में अपने काम को करते हैं। यदि हम सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं तो काम जो है वो देरी से पूरा होगा, यानी कि हमें ज्यादा समय चाहिए उस काम को पूरा करने में। So time management is the tool that you can use to control the sequence of events and thereby take complete control of your life. The next principle is the principle of planning. How we have to plan. The planning के लिए आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का एक सूत्र है, पूर्व निश्चित्य पश्चात कार्य आरभेत। पूर्व निश्चित्य means pre-planning is required and involves, because with the pre-planning you actually generate and create several alternatives, ways, and various, not only alternatives but various ways also to complete the task. So plan is a roadmap which we have to create. Planning is a very, very important thing. Every minute spent in planning saves 10 minutes in execution. The purpose of personal strategic planning is for you to increase your return energy, whether it is mental, emotional, physical, or spiritual. It is said that failing to plan means planning to fail. Now, how we do the effective and efficient time management? So effective time management क्या है? Effective time management means effective use of time, means the planning and using our time to do the things which are actually fulfilling and aligned with our purpose. यानी जो काम हमारे उद्देश्य, हमारे गोल से संबंध रखते हैं, वो हमें, that is effective use of time. And efficient use of time means whatever we have planned, we are able to use our time to do things which we had already planned without wasting a time. And that is actually the value we are giving to time. We should not waste any time for that, particularly in doing the unnecessary things. So यहाँ पर again हम अपने इंडियन स्क्रिप्चर्स से कुछ सूत्र लेते हैं जो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताए हैं, कार्य कैसे पूरा करना चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि कालविद कार्य साधयेत,
knower of the time accomplishes his goals. It means that who knows the timeliness and time management. Again, the point is that it is basically your self management. जो अगर आप समय के संबंध में जानते हैं और समय को आपने वैल्यू दी हुई है, तो निश्चित रूप से आप टाइमलीनेस और टाइम मैनेजमेंट को पूरी की पूरी तरह से समझकर अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। दूसरे सूत्र में वो कहते हैं कालातिक्रमात् कालः एव कार्यम पिबति, अर्थात कार्यों के बीच में यदि आप गैप करते हैं, समय पर डिसीजन नहीं लेते हैं, तो उससे मिलने वाला जो फल है, कार्य उस काल उसको पी जाता है। काल पिबति, काल उसको ही समाप्त कर देता है, उस आनंद को ही खत्म कर देता है जो आप कार्य को पूर्ण करने के बाद में प्राप्त करने वाले थे। तीसरा सूत्र है जिसमें वो कहते हैं क्षणम प्रति काल विक्षेपम न कुर्यात सर्वकृत्येषु, किसी भी कार्य को करने में इवन ए मोमेंट शुड नॉट बी मिस्ड आउट फॉर टेकिंग एक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। एक क्षण भी अगर आपने खराब कर दिया तो आपका कार्य का पूरा खत्म हो जाए। और चौथा सूत्र जो इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम के लिए आचार्य विष्णुगुप्त कहते हैं कार्यांतरे दीर्घ सूत्रता न कर्तव्या, नो प्रस्टिकेशन और टू बी डन बिटवीन वर्क्स। इन चारों सूत्रों को समझने और पढ़ने के बाद में मुझे अपने बचपन की वो एक कहानी याद आई जिसमें एक गिलहरी और कोवे ने एक जॉइंट वेंचर किया था, एक पार्टनरशिप की थी। गिलहरी और कोवे ने एक 2 बीघे जमीन खरीदी और सोचा कि हम खुद अपना अन्न उगाएंगे और उस अन्न से इधर उधर हमें भटकना नहीं पड़ेगा अन्न प्राप्त करने के लिए। तो जब उसका समय आया, जब खेत जोतने का समय आया, तो गिलहरी ने कोए को अप्रोच किया और गिलहरी ने कोए से कहा कि कोए मिस्टर क्रो जस्ट अकम्पनी मी, वी हैव टू प्लाउ द फील्ड, हमें खेत जोतना है। तो कोए ने उससे कहा, एक कपलेट है जो मुझे अभी याद है, वो हालांकि ये कहानी 5वीं क्लास में मैंने पढ़ी थी कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। तो गिलहरी ने ये सुना और गिलहरी चली गई और उसने वहां जाके पूरा खेत, 2 बीघे का जो खेत था उसे पूरा उसने हल चलाया, उसमें जोता और उसके बाद जितने भी इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट थे, यानी बीजारोपण करने का, पानी देने का, उसके बाद में गुड़ाई करने का, निराई करने का, ये सारे कार्य वो जब भी कोए के पास जाके बताती, कोआ उसको उसी भाषा में जवाब देता और वो कहता कि तू चल मैं आता हूँ। एंड द फाइनली हार्वेस्टिंग टाइम आ गया और तब गिलहरी ने उसको अप्रोच किया, तब भी कोए ने यही बात कही और उसके बाद गिलहरी ने उसे खत्म, वहां पे जाके अपना पूरा अनाज हार्वेस्टिंग किया, थ्रेशराइज करने के बाद में पूरे ग्रेन्स बाहर निकाले और अपना आधा हिस्सा लेके वो अपने घर चली गई और आधा हिस्सा जो कोए का था वो उसने फील्ड में ही छोड़ दिया। उसके बाद उसने रिपोर्ट किया कोए को और कहा जाके कि भाई मैंने अपना हिस्से का अनाज ले लिया है और तुम भी अपना अनाज, अपने हिस्से का अनाज ले लो, खेत में पड़ा हुआ है। और उसने वार्न किया कि आगे बरसात का मौसम आने वाला है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अनाज आप हाथ धो बैठेंगे। तो कोए ने उससे फिर उसी भाषा में रिपीट किया, तू चल मैं आता हूं। और कुछ समय बाद फिर बारिश हो गई और पूरा अनाज उसका बह गया। तो इस तरीके से कार्यांतरे दीर्घ सूत्रता न कर्तव्या, क्षणम प्रति काल विक्षेपम न कुर्यात सर्व कृत्येषु। मैं जो यहाँ पर ये इन सूत्रों के माध्यम से और इस कहानी के माध्यम से एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ कि आपने टू डू लिस्ट बना ली, आपने अपना पूरा सब कार्यक्रम कर लिया, बहुत अच्छी सी स्पाइरल खरीद के लाए, आपने आज से डेट वाइज, टाइम वाइज टू डू लिस्ट बना ली और आपने उसको रेफर टू ड्रॉर कर दिया। अब आपके पास समय नहीं है उस टू डू लिस्ट को देखने के लिए, तो आप कैसे उसको कैसे अंजाम दे पाएंगे, अपना कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल यू डू योर सेल्फ मैनेजमेंट। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। बस वैसे क्षमा चाहते हैं, बहुत अच्छा ही चल रहा है लेकिन समय का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। बस if you allow me another 5 minutes I will complete. जी जी जी। So ये अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, शट है, नष्कृति, अलस है, विषादी, दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो ऐसा प्रोक्रेस्टिनेशन इज द मोड ऑफ इग्नोरेंस। सो
उन्होंने 3 स्वभाव में इसको बताया कि मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, एंड मोड प्रोक्रेस्टिनेशन इज द मोड ऑफ इग्नोरेंस। इसी संदर्भ में अभी एक लेटेस्ट मैंने बहुत एक टेड टॉक देखी थी गूगल में, टिम, द टेड टॉक इज फ्रॉम टिम अर्बन। मुझे बहुत सारे प्रोक्रेस्टिनेशन पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे ये इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगा, जो मैं कोट इसलिए कर रहा हूँ कि उसने लगभग इसी शैली में उन्होंने बताया कि रैशनल डिसीजन मेकर जब अपने काम पे लगता है तो उसका एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी माइंड उसको परेशान करता है, और फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर कि वो इंपॉर्टेंट काम जो है वो अर्जेंट हो जाता है, आज ही करना है। जैसा कि हमारे साथ अक्सर होता है कि हम अपना जो रिटर्न है वो हम 31 जुलाई की रात को ही भरते हैं या 30 जुलाई की रात को ही जमा करते हैं, बिकॉज दैट इज द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। सो वो पैनिक मॉन्स्टर जो है, तो ये मुझे कहीं ये इस गीता के इस सूत्र के साथ में संबंध लगा, इसलिए मैं ये 14 मिनट की टॉक है, आप कभी भी वहां पर देख सकते हैं। तो आगे का जो आगे की जो स्लाइड है, तो 4-5 स्लाइड्स हैं, वो स्लाइड्स जो हैं वो सिर्फ ये बताने के लिए हैं जो हमने अभी तक कहा है। ये एक मैट्रिक्स है जो अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहोवर ने दी थी, जिसमें उन्होंने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कार्यों के बीच में विभाजन किया था, जिसमें वो बताते हैं कि सारे कार्य जो हैं वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में डिवाइड किए जा सकते हैं। सारे अर्जेंट, there are tasks you have to do immediately, and there are tasks which require scheduling, and there are tasks which are urgent but not important, so you can delegate them, and there are tasks which are neither important nor urgent, you can delete them. So whenever I am undertaking a work, I have to ask myself what I am doing, whether it is why I am doing and how I am doing. Is it related to what I would like to achieve? It is related to my goal, or can I delegate this to someone, or is I am doing the right method without disturbing my output? Can I achieve this? So just this is the last slide on this urgent and not urgent, where you can see what are the urgent work. So in this square, you are having the work which are urgent and important. So things are important to you which are falling in this square, second quadrant, which is not urgent. So all preparation, all planning, everything falls under this quadrant. We should live in this quadrant, but because we are not giving sufficient time to the important things, they fall in the urgent category, or sometimes they fall into third. So whether we have to attend these things or whether we have to delegate them. And then finally, what we have to delete the things like internet, excessive things, and what we are looking at the social media. So this is how we can. So living above the line means taking ownership, being accountable and responsible. So this is how a high performing organizations, they are spending their 65 to 80% time in planning and organizing the things, and only 1% time in the fourth quadrant. While a typical organization spends 2 to 15% time in planning, while 50 to 60% time on the tasks which are urgent but not important. We have to change our mindset. We have to think that is actually required, because 80% of things which are depending upon our belief system. And so this I'm skipping, but I don't want to show you this slide, but unfortunately this is actually in the sequence, so it has to be there. So if average person of the lifespan of 70 years spends on 12 years as a useful work. तो मैं कृतज्ञ हूँ
उन सभी के लिए जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें सहयोग दिया और प्रोत्साहित किया, और आपके सवालों के लिए भी यदि कोई है तो। और मैं माफी चाहता हूं जो मैंने 5 to 7 minutes, and again I am telling you, I actually scheduled. I am very sorry to say I could not manage my time properly, but this is how from my side now it is. Thank you very much for being a patient listener.